बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक डीजीआई से फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल, यानी जो कोर्ट मार्शल उनका हुआ है वो ट्रायल मुकम्मल होने के इतलात हैं। सज़ा कब तक सुनाई जाएगी, कितनी सज़ा हो सकती है, क्या इसमें 9 मई वाला जो मामला है उसमें भी इनको सज़ा हो सकती है, या इंक्वायरी जो है कोर्ट मार्शल की तरफ जा रही है। और उसमें एक पीटीए का अहम रहनुमा है, साबिक वजीर रहे हुए हैं, भागे हुए हैं, जो फुटप्रिंट है, जो खुरा है, वो उनके साथ मिलके बिलवास्ता तौर पे फैज हमीद की तरफ आता है। ये क्या मामला है, ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर फैज हमीद साहब की एक जो मुस्तफ़ी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक के साथ वीडियो भी पता चला है जनाब, कहीं पाई गई है, तो उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और फिर जो अतर मुनिल्ला साहब हैं, किस तरीके से उन्होंने गुमराह किया मंसूर अली शाह साहब को, और बात जो है फिर इस्तीफा तक पहुंच गई और 27वीं तरमीम तक पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो कल मैंने अपने व्लॉग में ये अर्ज किया था कि शाहिद करीम साहब जनाब वो इस्तीफा देने वाले थे लेकिन नहीं दिया। अब पता ये चला कि 2 इस्तीफे आ सकते हैं। एक जस्टिस आसम हफीज साहब का, जो उनके जूनियर रहे हुए हैं अजमत सईद साहब के, और उन्होंने उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनवाया था। और दूसरा शाहिद करीम साहब। शाहिद करीम साहब के इस्तीफे के बारे में पता ये चला है कि जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब ने उनको रोक दिया हुआ है कि जनाब जब वो कहेंगे तब वो इस्तीफा देंगे, अगर कहेंगे नहीं देना तो नहीं देना, अगर वो कहेंगे जनाब दे दो तो दे देंगे। ये इतला है मेरी, जो मेरे ज़राए ने मुझे ये खबर दी है। और दूसरा, जिस जज के बारे में मैंने ये कहा है कि जनाब उनकी कोई वीडियो शीडियो है उनकी फैज़ हमीद की, तो वो जनाब पता ये चला है कि जनाब उनके राब्तों की भी तफसीलात हैं उनके पास, फौज के पास। और उनकी एक वीडियो जो है वो भी मौजूद है जिसमें वो जो फैज़ हमीद साहब हैं वो मुलाकात, फैज़ हमीद साहब रिटायर हो चुके थे और अतर मुनिल्ला साहब जज थे अभी तक। तो उन दोनों की मुलाकात की एक वीडियो है जिसमें एक वकील जो है, वो भी सीनियर वकील, वो भी इस मुलाकात में मौजूद है। ये एक वीडियो, इस वीडियो को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनके राब्ते जो हैं अतर मुनिल्ला साहब के और फैज़ हमीद साहब के, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये शौकत सिद्दीकी साहब वाला जब मामला हुआ था, उन्होंने तकरीर की थी बाहर में, तो उसके बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया था। तो उस वक्त भी फैज़ हमीद साहब के और अतर मुनिल्ला साहब के राब्ते थे। उन राब्तों के सबूत भी मौजूद हैं और उन्हीं राब्तों का ये नतीजा था कि 2018 के इलेक्शन के बाद फैज़ हमीद या एस्टेब्लिशमेंट का तो यही मुतालबा था ना शौकत सिद्दीकी साहब से कि जनाब 2018 के इलेक्शन तक मरियम नवाज और नवाज शरीफ बाहर नहीं आने चाहिए। और अतर मुनिल्ला साहब ने फिर ऐसा ही किया, नहीं बाहर आने दिया। आपके लिए में बाद में उनकी जमानत ली थी, इनका और गुलशन औरंगजेब साहब का बेंच था। अब इन्होंने, इनकी एक दोस्ती है, ज़ाहिर है जाहिया अफरीदी साहब और अतर मुनिल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब, ये एक इन्होंने ला फर्म बनाई थी, इकट्ठे काम करते रहे हैं, दोस्त रहे हैं, अमेरिका में खिताब किया, वहाँ भी इन्होंने ये जिक्र किया था अतर मुनिल्ला साहब ने। तो इन्होंने जो इनके हसास अदारों के साथ राब्ते हैं, उनको बुनियाद बना के मुबैना तौर पे जो मेरी इतला है, इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने गुमराह किया। और उन्हें गुमराह इस तरह किया कि जनाब काजी फाइज ईसा की ये मुद्दत मुलाजमत में तस्वीर दे रहे हैं उनको, और आपका जनाब पत्ता कट जाना है। तो मेरी ये बड़ी पक्की इतला है। इस तरह की बातें करके उनको कायल कर, लग भी यही रहा था। और ऊपर से ये 2024 में सितंबर से पहले ये जनाब जाके मुलाकात कर रहे हैं अटारनी जनरल और वजीर कानून आजम तारड़ साहब, उनके चैम्बर में जो चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा, और उनसे कहते हैं जनाब हमने ये कोई प्लान किया है, कोई नहीं पैकेज ला रहे हैं और आपकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तसी के बारे में सोचा जा रहा है, इस तरह की बात शायद की। तो फिर काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने सैयद मंसूर अली शाह को भी बुला लिया, यानी उनके चैम्बर में चीफ जस्टिस के साथ मंसूर अली शाह, अटारनी जनरल और वजीर कानून, ये चारों लोग मौजूद थे। तो वहां उन्होंने ये बात की, उन्होंने खुल के कहा कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए एक्सटेंशन वगैरह जो भी है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब के बारे में पता चला कि उसके बाद सीधी जनाब वो मुलाकात करने पहुंच जाते हैं अतर मुनिल्ला साहब के साथ,
और वहाँ उन्हें बताते हैं कि वो तो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। और अतर नीला साहब वही जो 7 के साथ अपने राब्तों की बुनियाद पे वो एक कहानी सुनाते हैं उनको जनाब। जब बातें बाहर आ रही हैं कि जनाब ये आपको इन्होंने नहीं बुलाना, तो आप पे ये एतबार नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, तो काजी साहब इनको बड़ा सूट करते हैं, तो काजी साहब को रखना है इन्होंने। ये इन्होंने बातें शादी की और उनको ये कायल कर लिए। और फिर काजी साहब ने हालांकि मेरी इतला के मुताबिक मंसूर जब ये था ना दूसरा ये जब अदालती साल 2024 में आगाज हुआ, उसका 9 सितंबर को एक तकरीब हुई थी, तो इन्होंने काजी साहब ने साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए खुद ही ये बता दिया कि मुझे ये ऑफर की गई, ये लोग वहां मौजूद थे और मैंने ये साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा जनाब आपने एक्सटेंशन देनी है, सबको देनी है तो दे दें, लेकिन मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। जिन सबकी उम्रों में इजाफा अगर कर देते हैं, वो 68 साल कर देते हैं, फिर 65 से यानी 68 साल कर देते हैं रिटायरमेंट की उम्र, तो सबको ज़ाहिर एक्सटेंशन मिल जानी थी। तो वो कहते हैं ना मुझे नहीं चाहिए ये एक्सटेंशन जो है। तो उन्होंने ये इनसे भी कहा, मंसूर अली शाह साहब से, उनका जनाब मैं आप जो है ये इधर उधर फिर रहे हैं ना, किसी के पीछे लगे हुए हैं, तो ये आप ऐसा ना करें, मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि जनाब मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। और अतर मुल्ला साहब उन्हें कह रहे थे जनाब देखें माजी में भी ऐसा होता रहा है, जो मुशर्रफ ने जो उम्रों में इजाफा किया था, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई थी, तो शेख रियाज ने तो जनाब आगे मौजें कर ली थी, लेकिन मिली शेख साहब रह गए थे, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने फिर वो सहारा है, फिर वो उन्होंने जनाब 2 तहरीक दे दी नहीं जनाब इनको। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त में वो पीटीए को नहीं नशिस्तें दे दी मखसूस, वो तो बाद में फैसला हुआ ना, वो फैसला कलदम हुआ तो मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों को मिली ना, इन्होंने तो उनको दे दी थी। अगर उनको दे देते पीटीए वालों को तो 2 तहरीक भी नहीं बननी थी, और ये जो आईनी तरमीम आई है ये भी नहीं आनी थी। और अतर मुल्ला साहब की बातों पे यकीन करके जनाब इनकी बड़ी अंदर तक रसाई है, तो इनके पास बड़ी खबरें होती हैं और पक्की खबरें होती हैं। और इन्होंने जनाब जो इफ्तिखार चोरी वाली तहरीक में उनके तर्जमान के तौर पे जनाब इनके बड़े राब्ते शाब्ते होते थे, हर खबर इनके पास होती थी, तो जनाब ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाद में ये अगर इतने इनकलाबी थे, तो जब इनको सुपरसीड किया गया था, इनकी जगह तीसरे नंबर के जो जज थे या अफरीदी साहब, उनको जज बना दिया गया था, चीफ जस्टिस बना दिया, उस वक्त रिजाइन कर देते। अच्छा उस वक्त ये इंतजार किया इन्होंने, इनको किसी ने बताया, ये खबरें शबरें भी छपी कि जनाब अगर ये तरमीम कर दी गई कि 3 सीनियर 3 जजों में से एक का इंतखाब किया जाएगा, एक को नामजद किया जाएगा चीफ जस्टिस, तो फिर भी लोग इनको जाके कह रहे थे, कुछ कहने वाले कहते हैं कतर मिर्ला ने कहा जी मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप ही को ये चीफ जस्टिस बनाने वाले हैं। तब ये चुप रहे, कई दिन तक चुप रहे। ये मेरे ख्याल 30 अक्टूबर को जाके इन्होंने फिर खत लिखा कि ना फुल कोर्ट बुलाई जाए 26 महीने तरमीम के खिलाफ। हालांकि उस पर अमल हो चुका हुआ था, अमल होने से पहले इन्होंने कोई खत शत नहीं लिखा, ये इंतजार करते रहे कि शायद मेरी बारी आ जाए। बहरहाल इसके पीछे जो मुझे समझ आ रही है ना, वो अतर मुल्ला साहब का जो साजिशी जहन है ना, वो इसके पीछे है। और अतर मुल्ला के साजिशी जहन का आप अंदाजा लगा लें कि फैज हमीद के साथ बैठ के अगर वो, अच्छा फैज हमीद साहब जो रिटायर हो चुके हैं, फिर मुलाकात हो रही है, अगर डीजीआईएसए के तौर पर फर्ज करें मुलाकात है, ये अलग बात है। वो कोर कमांडर पेशावर के ओहदे से भी रिटायर हो चुके थे जब ये, मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो है जिसमें एक वकील साहब भी मौजूद है मुबैना तौर पे, तो ये उस वक्त ना मुलाकातें कर रहे थे, तो उस वक्त मुलाकातें कर रहे तो फिर जाहिर है फिर उसका क्या मकसद हो सकता है, यही हो सकता है ना, गो टू सी यू वाला आपने मेरा नोट पढ़ा है, सारी चीजें यही सामने आ रही है ना। और दूसरी बात यह है कि जो उनके खिलाफ ट्रायल है ना, उनका 2 चार्जशीट्स हैं फैज हमीद के खिलाफ। एक तो वो टॉप सिटी वाली है, इख्तियारात से तजावत किया, लूट मार की, कुछ लोग भेजे, सोना जनाब लिया उनसे, पैसे लिए, कंप्यूटर उठा लिए और पता नहीं क्या क्या किया उसने। और दूसरा ये जो इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावत किया हुआ, वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, वो वाला 2 चार्जशीट्स हैं। अच्छा वो तो उसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा ये मैं एक और बात बताऊं कि इसमें मुद्दई जो है ना, ये टॉप सिटी के जो मालिक हैं वो नहीं है, मोइज पता नहीं क्या नाम था उनका, वो नहीं है। इनमें जो हामिद बशीर एक ब्रिगेडियर हैं,
वो मुद्दई हैं, उनकी तरफ से ये एफआईआर भी आप कह सकते हैं, ये केस उनकी तरफ से दर्ज करवाया गया जिसकी बुनियाद पर ट्रायल हो रहा है। वो ब्रिगेडियर साहब हैं, प्राइवेट बंदा कोई नहीं है। अच्छा, बहरहाल ये जनाब इसमें दो जो इल्जामात हैं उनमें वो कहते हैं कि जनाब वो ट्रायल मुकम्मल हो गया है, बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ये जनाब 27 तक तो कुछ अहम तब्दीलियां होने वाली हैं, कुछ प्रमोशंस हैं। ज़ाहिर है वो जो एक नए ओहदे पे तैनाती होनी है, जो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के नाम से एक ओहदा बनाया गया, उसका कमांडर जो है वो भी 4 स्टार जनरल होना है। तो किसी 3 स्टार जनरल की प्रमोशन होगी 4 स्टार जनरल पे, तो फिर ही है ना। और वो उसका जो उसकी एडवाइस देंगे वो जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी एडवाइस पर वज़ीर आज़म ने तैनाती करनी है। तो उसके लिए भी मैं ये खबर उठती खबर है कि 2 नाम जो हैं वो हो सकते हैं। एक तो ये कि जनाब जो हमारे डीजीआई सही है ना, उनकी प्रमोशन ड्यू है लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल के ओहदे के लिए, 4 सितारों वाले जनरल के लिए। और दूसरी ये है कि जो इस वक्त जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है हमारे, जिन्होंने 27 अक्टूबर को रिटायर हो जाना है, उनको कंटिन्यू करवाया जाए एज जनरल। अच्छा, वो कंटिन्यू कैसे करेंगे? वो जो आर्मी एक्ट है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 4 स्टार जनरल है या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, वो 68 साल की उम्र तक उनको रिटेन किया जा सकता है, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, तस्वीर भी हो सकती है। यानी ये कि अगर उनकी उम्र 68 साल से कम है तो उनको जो इस ओहदे के लिए यानी कि उनको रोका जा सकता है, जनाब आप जो कंटिन्यू करें ये जो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड है इसके लिए। और ये 50-50 बल्कि 50 से ज्यादा 50% से ज्यादा चांसेस यही हैं कि सार शमशाद मिर्जा साहब जो, मैंने पहले भी जब ये पहले दिन इनमें तरमीम आई थी उस दिन भी मुझे किसी ने बताया था कि ये जो ओहदा है नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का, ये सार शमशाद मिर्जा साहब को मिलने वाला है। अब आगे देखें, वो फैसले बदलते भी रहते हैं और वो ज़ाहिर है जो दूसरे लोग हैं इस ओहदे के लिए, ज़ाहिर है वो खुद को समझ रहे हैं कि हम भी इसके लिए हैं, तो उनके भी तो कोई होंगे ना मामला। तो ये सर वो मामला। और दूसरा, ये पहली बात तो ये है कि जनाब ये जो है ना हमारे फैज़ अमीर साहब, इनकी मौजें हो गई ख़त्म। पहले इनको आर्मी मेस में रखा हुआ था, वहाँ ज़ाहिर है फिर वो अच्छा खासा उनका वो प्रोटोकॉल होता है, जैसे एक हादर सर्विस जनरल को रखा जाता है उसी तरह मेस में एक रिटायर्ड जनरल को भी उसी तरह रखा, बेशक वो मुल्ज़म हो। लेकिन अब जो भाई साहब है ना, ये जो बैचलर ऑफिसर्स के कमरे होते हैं ना, जिन्हें कुंवारे अफसर होंगे ने, कप्तान कप्तून मेजर वगैरह, उनके इस एक कमरे में ये इस वक्त बंद है, जो मेरी इतला है फैज़ अमीर साहब। और उस कमरे में एक जनरल का बंद होना ऐसे ही जैसे वो जेल में बंद है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कुछ नाम दिए थे, जनाब फला नाम जो है वो हमें वो इन्होंने अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए नाम दिए थे। उसमें साकिब निसार का नाम भी दिया था, शायद इमरान खान का नाम भी था, जनरल बाजवा का नाम भी था, और एक जो जियो टीवी चैनल इसमें इसका कोर्समेट है, वो पता नहीं है या नहीं, उनको भी इन्होंने कहा था जनाब ये भेजे मुझे मेरी सफाई के लिए, मैं इसको भी मैंने जनाब लाना है। और फिर जनाब जो वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी, दो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरीज हैं, एक है मेजर जनरल वसीम चीमा, उनको इन्होंने कहा जनाब उनको बुलाएं, क्योंकि जो हुक्म आता था वो मिलिट्री सेक्रेटरी मुझे देता था, मैं तो उसके डीजीआईएसए के तौर पे वही काम करता था। और दूसरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो अब इस वक्त ब्रिगेडियर हैं, अहमद उनका नाम है, वो तोशा खाना में जिन्होंने गवाही दी थी। और ये सारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया और ये वो सारे बड़े बड़े साफी कह रहे हैं जनाब वो उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी, भाई वो कर्नल से ब्रिगेडियर हो गए होंगे, अब उनकी प्रमोशन दी हुई है। और दूसरे साहब जो है मेजर, यानी कि हाजिर सर्विस है दोनों, और ये जनाब नहीं कहे, ये भी नहीं कहे। और फिर अच्छा, ये जो वसीम चीमा है ना ब्रिगेडियर, इनके बारे में ये पता चला है, जो मेजर जनरल है, आप ये अपने 9 मई वाला वाक्य है, और उससे जिस ब्रिगेड पे हमला हुआ था 9 मई को, चंद दिन पहले तक उसके ये कमांडर थे वसीम चीमा साहब, बड़े अहम आदमी हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो। और दूसरी जो बात है कि इनके जो
9 मई वाला मामला है ना, उसके जो फुटप्रिंट है, जो खुरा है ना, वो इन्होंने मिटा दिया हुआ है। ये फैज हमीद साहब ने, बड़े तेज आदमी है। अब जनाब ये है कि जब पहले इनके राब्ते शाब्ते जो है, अच्छा एक तो ये कि DGISI के तौर पे इनका ट्रायल शायल नहीं हो रहा, बल्कि कोर कमांडर पेशावर और रिटायरमेंट के बाद जो हरकतें इन्होंने की हैं, उसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनके ऊपर लागू हुआ है। DGISI के तौर पर तो यही ना, यही बातें जो जनाब मैं तो उनके कहने पे कर रहा था, तो वो तो मेरी जिम्मेदारी थी, सियासतदानों के साथ राब्ते, उसके साथ राब्ते, उसके साथ राब्ते वगैरह वगैरह। ये अगर अदलिया के साथ भी मैं राब्ते करता था, मुझे कोई कहता था तो मैं करता था, अपने तौर पे थोड़ा कर रहा था, लेकिन अपने तौर पे उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। जो कहा जाता था उसको डबल करके वो काम किया करते थे, अलनाल बने हुए थे। बहरहाल ये वो नहीं है। और 9 मई वाला जो वाक्य है, जब इमरान खान गिरफ्तार होते रहे उससे कुछ दिन पहले, और फिर ये इनके जो राब्ते शाब्ते थे ना, ये कोई राब्तों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा वहां पे किसी के साथ। हद तक ना सिर्फ ये, बल्कि ये तकवीत मिलती है इस बात को कि जनाब ये 9 मई के मास्टरमाइंड यही लोग थे। ना सिर्फ ये फैज हमीद, बल्कि जो दूसरे साबिक जर्नैल इमरान खान के हामी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके जो राब्ते हैं वो भी इन दिनों में नहीं मिल रहे 9 मई के राउंड अबाउट। इसका मतलब है कि उनको पता था कि कुछ होने वाला है, आपस में राब्ते शाब्ते नहीं करनी, और उन लोगों के साथ राब्ते शाब्ते जिन्होंने किए वो पकड़े गए, कि ब्रिगेडियर साहब जिनको सजा भी होगी हुई है, ब्रिगेडियर अमजद और ब्रिगेडियर जवेद अकरम। तो ये सर इससे जो कहते हैं ना, फुटप्रिंट नहीं मिले। हाँ, एक वो कह रहे हैं कि जनाब जो फुटप्रिंट हैं वो जा रहे हैं जनाब मुराद सईद की तरफ। अब मुराद सईद गिरफ्तार होगा तो 9 मई वाले मामले में फैज हमीद के खिलाफ बात आगे बढ़ेगी। अब मैंने पता किया जनाब, वो मुराद सईद साहब हैं कहाँ पे। जब इतनी आपकी जो है ISI और पता नहीं क्या दुनिया की नंबर 1 आपकी इंटेलिजेंस है, तो उसको मुराद सईद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं वो दुनिया के जो ममालिक है ना, मतबद्दल ममालिक, उनमें कहीं नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है। वो कहते हैं जब पहले वो गिलगित में थे, फिर बालाकोट में, फिर पेशावर में जब उनके ससुरालियों के घर पे छापा पड़ा है ना, मुराद सईद की इतला मिली, तो उसके बाद वो गायब हो गए। और ये कहते हैं कि इम्कान है, गालिब इम्कान है, बल्कि वो तो कंफर्म भी कर रहे हैं कि ये अफगानिस्तान में किसी जगह छुपे हुए हैं, ये मुराद सईद साहब। वो कहते हैं कि जब हमने लाना होगा, ढूंढना होगा तो ढूंढ लेंगे, सर जनाब उनको बैठा रहने दें वहां। ये मुराद सईद साहब का जो खुरा है ना 9 मई वाला, ये फैज हमीद का और मुराद सईद का जो खुरा है वो इकट्ठा इकट्ठा चल रहा है। तो उसके बाद ये सूरत आगे बढ़ेगी। और इस वक्त जो मामला है, जो साव वाला मामला है, तो ये जनाब पता ये चला है कि जनाब इनको, जो मैंने अर्ज किया ना, 2 इनके ऊपर जो है वो चार्जशीट ना फर्द जुर्म है। एक तो वो टॉप सिटी वाली और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली। तो इसमें जो ये बतौर कोर कमांडर ये पेशावर DGISI के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे थे, जहां से फंसे हैं। एक तो ये है कि इन्होंने, आपको याद होगा कि बगिंग के हालात मिले थे, खुफिया रिकॉर्डिंग वहां हो रही थी वजीर आजम हाउस में, तो फौजी अफसर पकड़ा गया था वो बगिंग वाले मामले में। तो उसने ये बयान दिया हुआ है कि जनाब ये मुझे जो है ये कोर कमांडर पेशावर ये वाले साहब जो है फैज हमीद, इनके कहने पे ये मैं काम कर रहा था, वो करवा रहे थे। तो ये ज़ाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी है। दूसरा ये कि जनाब वो कुछ लोग कहते हैं सजाए मौत हो सकती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजाए मौत ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो उन लोगों को मिलता है जो दुश्मन मुल्क जो है उसको कोई सीक्रेसी लीक आउट करें या उनके साथ राब्ता में हो। इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। इनके खिलाफ वो एक तो टॉप सिटी वाला वही जो उन्होंने किया हुआ है, और दूसरा ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये वाला जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने वारदातें डाली हुई है ये हैं। तो इसमें वो कहा जा रहा है कि जनाब 10 से 14 साल, 10 साल एक होगी, 14 साल एक सजा हो जाएगी। और ये 1 साल से तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा ऐसा हो गया, 1 साल 2024, 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तार से 1 साल निकल जाएगा, बाकी सजा ये जो है ये पूरी करेंगे। और अगला मामला जो है वो मुराद सईद की गिरफ्तारी से वो कह रहे हैं जनाब उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह की सूरत हाल। और वो कहते हैं 27 से पहले शायद इनको सजा ना हो, बल्कि इसके बाद भी कुछ अर्सा लग सकता है।
लेकिन ये ट्रायल मुकम्मल होने वाली बात जो है ये दुरुस्त है। और आखिर में मैंने एक और बात करनी है। मैं आमतौर पे ऐसे मौज़ूआत पे बात नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा था जनाब ये 5 अक्टूबर का एक वक़ूआ है, बड़ा बेईमाना कत्ल हुआ है। कत्ल करने वाले लोग कौन है और मकतूल कौन है ये मैं बताता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ॉलो-अप नहीं आ रहा मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ना ही अखबारात में। आमतौर पे क्राइम रिपोर्टर जो हैं ऐसे मामलात जो हैं, ऐसे केस जो होते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। खबर पे खबर आती है, लेकिन यहाँ खामोशी है। खामोशी की वजह या तो खौफ हो सकता है या फिर मुलज़िम बड़े तगड़े हैं, बड़े बासर हैं। मकतूल फैमिली जो है, जो मकतूल है, वो भी खाते-पीते घराने का एलीट क्लास का वो भी है। 27 साल उसकी उम्र थी। नाम है उसका जनाब अहमद जावेद और ये मियाँ आदिल रशीद हैं, ये जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वो मालिक हैं। उनका ये बेटा था, 3 साल का एक उनका बच्चा है। तो इनके घर में तो ज़ाहिर है क़यामत बरपा है। तो ये 5 अक्टूबर और इसमें जो कातिल है वो कौन है? एफआईआर के मुताबिक या जो इल्ज़ाम है कि कातिल कौन है, एक तो जनाब अब्दुल्ला खोखर है। अब्दुल्ला खोखर साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं ना, मलिक असद अली खोखर, उसके भतीजे हैं। और ये इनके वालिद साहब जो है ना, मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा, ये भी कत्ल हो गए थे कुछ अर्सा पहले। तो ये जनाब ये अब्दुल्ला खोखर साहब एक हैं। ये डीएचए 9 में एक वाक़ई घर है और थाना हेर में इसकी एफआईआर भी दर्ज हो गई हुई है। तो ये जनाब एक तो ये बासर आदमी और दूसरा वो भी बासर आदमी है। वो एक बड़े मशहूर असला डीलर हैं हसन, उनके पोते हैं, अबू बकर उनका नाम है। ये जनाब ये वहाँ थे, अपने दोस्तों के साथ ये वहाँ आए हैं जनाब, कोई गनमैन इनके साथ थे, तो वहाँ जनाब उन्होंने के आपस में तूतकार जो भी मामला हो गया, तो इन्होंने जनाब फायर खोल दिया। ये और ये कहते हैं कि जनाब जो असद अली खोखर का भतीजा है अब्दुल्ला खोखर, उसने जनाब फायर मारा और उसकी गर्दन पे लगा। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि 9 गोलियां उसके जिस्म पे मारी गई, यानी कि वो पूरा वो मिथ के कहते हैं ना, एक गोली तो इत्तफाकन चलो कह लें जनाब मारने की नीयत नहीं थी, 9 गोलियां सर। और कहते हैं कि 150 गोलियों के खोल एम्प्टी वो वहां से जाए हुआ से, यानी इतनी अंधाधुंध फायरिंग की। बहरहाल मुकदमा दर्ज हो गया है, अभी तक ये कहते हैं गिरफ्तार ही नहीं हुए। गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जमानत है, अगर जमानत है मनसूख क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ये 62 लोग हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि जनाब ये तो एक टेस्ट केस के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। और मीडिया को भी चाहिए यार, बाकी खबरां दे पिछे तुसीं पै रहिंदे हो, इहजियां खबरां नूं भी देख लिया करो ना, पिछे टो कर लिया करो, कोशिश कर लिया करो कि शायद यार कोई किसी नूं इंसाफ मिल जाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।